ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। बैठने का मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा समय लेने वाला हूँ। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भजन के बाद जो भोजन का आनंद है उस जैसा आनंद और कहीं नहीं। जब हम पढ़ते थे तब भी ये इंतज़ार करते थे कब रिसेस हो जाए, क्लास ख़त्म हो, खाने का मौका मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे सुंदर वातावरण में आज हमने माननीय पथिक जी को स्मरण किया, याद किया, और परिवार को एक साथ देख करके, पथिक जी के परिवार को देख करके तो मन का उत्साह 4 गुना बढ़ गया। मैं एक छोटी सी घटना देख रहा था यहाँ पर। मैं तो परिचित नहीं हूँ, हमारे सरदार जी यहाँ पर बैठे हैं। शुभ नाम भाई साहब आपका? कृपाल सिंह जी, गुरपाल सिंह जी। आप पहले आए थे, वहाँ बैठे थे ना, फिर यहाँ पर आए ना आप। मैं घटना देख रहा था यहाँ पर सामने बैठा हुआ। गुरपाल जी आए थे, इनके साथ में इनके छोटा बेटा था। खड़ा होना बेटा, आप सुनना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ। गुरपाल जी आए, एक कुर्सी खाली थी, उस कुर्सी पे ये खुद नहीं बैठे, अपने छोटे बेटे को बिठाया और अपने आप नीचे बैठे। इसका अर्थ समझ सकते हैं? जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है? जो बच्चा इस अर्थ का ना समझ सके, इसका अर्थ केवल एक है कि केवल दुनिया में पिता है जो अपने बेटे को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। ये इन्होंने आज ये दिखा दिया। इस बेटे को भी समझ में आ सके ना आ सके, मैं बड़े धैर्य से देख रहा था। ये भी बड़े गौरव से ऊपर बैठ गया और भाई साहब बड़े शांति से नीचे बैठ गए। आज जिनका हम जन्मदिवस मना रहे हैं यहाँ पर, वे भी उन्हीं पिता में से एक थे जो ऐसा चाहते थे। और असली बात ये थी कि उनके बेटों ने, पोतों ने ऐसा बन करके दिखाया है। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अनेक लोगों को जाने के बाद में लोग ये कहते हैं वो चले गए, अब उनके परिवार से आर्य समाज में आने वाला कौन? लेकिन अगर ये गौरव किसी को प्राप्त है बंधुओं, आर्य समाज के अंदर बहुत विरले लोगों को, खासकर उपदेशक जगत में मैं कह सकता हूं, क्योंकि आर्य समाज के साथ गहराई से जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। उन विरले लोगों के अंदर एक नाम अगर लिया जाएगा सारे देश में, दुनिया के अंदर, तो उनका नाम पंडित सत्यपाल पथिक ही है। दूसरा नाम ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं कह सकता। इसलिए आज माननीय सत्यपाल पथिक जी को हम सब स्मरण भी करते हैं और इस पूरे परिवार को बधाई 2 कारणों से देते हैं। पहला, उनका पुत्र होना अपने आप में बधाई की बात है। दूसरा, उनको इस तरह के आयोजन करके याद करना सबसे बड़ी बात है। किन बच्चों के पास में आज समय इस तरह के कार्यक्रमों को अपने पिता के नाम पर आयोजित करने का? अपने बच्चों के जन्मदिन मनाना बहुत देखा है, अपने बच्चों के जन्मदिन की पार्टियां करते बहुत देखा है, लेकिन इस प्रकार से अपने पिताजी को जालंधर में याद किया और अपने पिताजी को यहाँ पे स्मरण किया, ये भी अगर वो कर पा रहे हैं दिनेश जी और उनके भाई जहां पर भी हैं, उसका भी कारण ये नहीं है, इसका भी कारण पंडित सत्यपाल पथिक जी हैं, क्योंकि उनके दिए हुए संस्कारों के कारण ये काम कर पा रहे हैं, अन्यथा शायद ये काम ना कर पाते। इसलिए आज उनको जितना हम स्मरण करें उतना ही कम है। इसलिए मैं परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य सभा पंजाब के हमारे उप प्रधान महोदय आदरणीय श्रीमान रंजीत जी और आर्य केंद्रीय सभा अमृतसर के माननीय प्रधान जी श्रीमान विनोद पाल जी, मैं परिचित तो नहीं हूं पर यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और केंद्रीय सभा के ही हमारे प्रचार मंत्री जी इंद्रपाल आर्य जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और इस आर्य समाज के माननीय प्रधान जी माननीय हीरालाल कंधारी जी जो इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं और बड़ी ही गंभीरता से, धैर्य से मंच, एक मिनट पे नजर है, कहाँ गया मेरा वो मिनट, किसने खाया मेरा वो मिनट, पूरा ध्यान से उन्होंने इस आर्य मंच का संचालन किया। और इस आर्य समाज के माननीय मंत्री जी और यशस्वी आर्य नेता और आर्य कार्यकर्ता और ओजस्वी, मैं समझता हूँ इस हम सबके हमारे भाई राकेश मेहरा जी, मैं आप सभी का और पूज्य मातृशक्ति और इस परिवार से जुड़े हुए सब सज्जनों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा तो मैंने पथिक जी के जीवन के बारे में बोला, अभी उतना ही पर्याप्त है। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा जो उनको ना जानता हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उनको ना जानता हो। अमृतसर वालों को ना जानते हो ऐसा संभव नहीं, इसलिए उनके बारे में और क्या बोलें। लेकिन मैं विचार ये कर रहा था, जिस प्रकार से उनकी देश और दुनिया में प्रसिद्धि हुई,
आज दुनिया के अंदर एक योग का डंका बजाने वाले बाबा रामदेव जब मंच पर बैठते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उनको गीत एक ही याद आता है, पथिक जी का गीत। बड़े बड़े कथाकार जो आर्य समाज से दाएं बाएं जाने के बाद भी मंचों से जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, तो उनको गीत एक ही याद आता है, किसका? पथिक जी का। ये कोई छोटी बात ना समझें, इस बात को बहुत बड़ी बात थी। ना जाने कितने पुण्य कर्मों का फल था जो पथिक जी को मिला था इस जन्म के लिए, उनका आर्य समाज के साथ जुड़ना। और ना जाने कितने पुण्य का कर्म है कि उनके घर में जन्म हुआ ऐसी संतानों का। ना जाने कितने पुण्य कर्मों का फल है तुम्हारा कि तुम्हारे पूज्य दादाजी, पूज्य परदादाजी और तुम्हारे पूज्य पिताजी एक लाइन में, पंक्ति में सीधे उस ईश्वर की उपासना के रास्ते पे लंबे लंबे समय तक चलते चले आ रहे हैं। सोचता था क्या पंडित सत्यपाल पथिक जी सन्यासी थे? हाँ जी, थे क्या? पर सन्यासी ही थे। फिर सोचता हूं क्या वो वानप्रस्थी थे? नहीं। पर अगर ईमानदारी से आप देखें तो कहेंगे हाँ भाई वो तो वानप्रस्थी ही थे। क्या वो गुरुकुल के आचार्य थे? किसी गुरुकुल में पढ़े थे? नहीं। लेकिन अगर उनके सिद्धांतनिष्ठ देखें यहां पर हम बातों को, तो मुझे लगता है किसी गुरुकुल में पढ़े हुए एक योग्यतम आचार्य से कहीं अधिक योग्यता रखने वाले एक महापुरुष थे। फिर मैं सोचता हूं क्या थे वो? एक आर्य समाज के अदने से कार्यकर्ता, भी प्रधान जी ने बताया, आए आर्य समाज शक्तिनगर में, चाहते तो मंच पर बैठते प्रवचन देते ना, क्योंकि आर्य समाज मेरा अपना आर्य समाज है, पीछे जाकर के एक सदस्य के रूप में बैठूंगा। एक साधारण व्यक्ति की जो योग्यता होती है वो असाधारण के रूप में अगर दर्शन कहीं करना चाहें तो पंडित सत्यपाल पथिक जी के जीवन में हम आराम से उस योग्यता के दर्शन कर सकते हैं। मैं मिला हूं न्यूजीलैंड में भाई जी से, जो इनके चाचा जी हैं, विक्रम जी। वहां भी वो उस समय आर्य समाज की ललक लिए। और कार्यकर्ता ऐसे नहीं भाई मेरा कोई संबंध 2-4 साल 10-20 साल का नहीं है, लंबे साल का है। 1991 से उत्तरकाशी में भूकंप आया। मुझे नहीं लगता कोई विद्वान उपदेशक ब्रह्म सन्यासी अपने बच्चे को उस भूकंप के राहत कार्य में भेज देता। जा भी जा, अपने बच्चे को भेजा कि जाओ वहां जाओ। और भूकंप के सेवा राहत कार्य में सारा कुछ सेवा करने का जो सौभाग्य इनको मिल पाया, वो भी उनकी प्रेरणा का प्रतिफल था बंधुओं। इसलिए आज हम यहाँ पर बैठ करके थोड़ा चिंतन तो करते हैं ना व्यक्ति, कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे आगे बनना क्या है, आगे जीवन इतना सारा पड़ा, मुझे करना क्या है। तो एक चिंतन करके चलना। ये बेटा सो रहा था, नींद आ रही थी इसको, पर पिताजी ने इसका जो सर है अपने बाजू से उतरने नहीं दिया अपने पैरों से। कोई बात नहीं, सोया रहे पर यहां बैठा रहे, यहां से नहीं जाना। यही ये संस्कार है जो इनको दिनेश पथिक बनाएंगे, यही वो संस्कार है जो इनको विवेक पथिक बनाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को इस आयु में आर्य समाज में नहीं लाए, बाद में मत कहना हमारी मानता नहीं, हमारी सुनता नहीं। इसलिए मैं एक निवेदन और कर दूं, जितने यहाँ पर बच्चे आए हैं छोटे छोटे, वो बेटी बैठी, ये छोटा बेटा बैठा, ये बच्चे बैठे, इन सब जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं ये सौभाग्यशाली हैं। इनसे अधिक इनके माता पिता सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो इनको वो दे रहे हैं जो इस समय इनको देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दो, जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और जाते समय इन बच्चों को कुछ ना कुछ देके भेजना प्रधान जी, खाली हाथ ना भेजना बच्चों को। बच्चों को इस भजन से मतलब नहीं है, बच्चों को इस उपदेश से कोई मतलब नहीं है, बच्चों को तो ये मतलब है मिला क्या। दादी को जाते दिखाएगा मुझे पेंसिल मिली, वो नहीं बताएगा विजयानंद जी ने कौन सा भजन बोला था, वो नहीं बताएगा विजय महक जी ने कितना कड़क भजन बोला था। उसको एक ही मतलब है, क्या खाया था, क्या पाया था। क्यों जी, बात ठीक है कि नहीं इस उम्र में। लेकिन यहां बैठ करके उसको जो संस्कार मिल रहे हैं अपने आप अंदर जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो जा रहा है, जो इन्होंने बोला वो जा रहा है, अभी नहीं उसको मालूम क्या जा रहा है। जैसे बीज बो देने के बाद जमीन के अंदर कोई पहचान नहीं सकता कि जमीन के अंदर बीज बोया हुआ है। कब पता लगता है? जब उसकी कोंपलें निकल करके बाहर आती हैं, तब लगता है किसी ने तो बीज बोया था। जब इन बच्चों के अंदर वो संस्कार जागेंगे आपको सम्मान देने वाले, तब आपको एहसास होगा समाज में जाते थे, आज वो संस्कार इसके प्रफुल्लित हो गए हैं। मत सोचना इसको यहां लाने का लाभ नहीं होगा, शोर मचाएगा, खूब मचाने दो। मैं बार बार चिंतन करता हूं, इतने बेटे बेटियों का बड़े परिवार को पालने वाला उपदेशक, जिसको अपने घर के लिए ज्यादा समय नहीं मिला होगा, कभी बंबई जाना, कभी कलकत्ता जाना, कभी मद्रास जाना, कभी दिल्ली जाना, कभी ना जाने कहां जाना, फिर भी अपने परिवारों के अंदर वो अगर संस्कार दे पाए तो बहुत उत्तम 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 गृहस्थ की पहचान है, छोटे गृहस्थ की पहचान नहीं है।
बड़े बड़े अधिकारियों के परिवारों को मैंने देखा है इन्हीं कारणों से कि परिवार में समय नहीं दे पाते, लिहाजा बच्चों के अंदर वो संस्कार डेवलप नहीं हो पाते। इसलिए भी पथिक जी हमारे बहुत बड़े सम्मान के पात्र हैं। बंधुओं, और ज़्यादा ना कहूँगा, अमृतसर में आज आप बैठे हैं, छोटा सा निवेदन सार्वदेशिक सभा की ओर से जिम्मेदारी है, इस नाते से भी करता चलूँ। लंबी बात नहीं कहूँगा, समय की सीमा को मैं भी समझता हूँ। अमृतसर की जो भौगोलिक पोजीशन है वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है। जो पंजाब की इस समय की आंतरिक पोजीशन है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। मैं उस संबंध में केवल इतना ही कहूँगा, जो रात को गली में चक्कर लगाता हुआ, लाठी खटकाता हुआ चौकीदार बोलता है, क्या बोलता है? बस अगर आप ना जागे, अगर आप लगातार जागते ना रहे, आप ही के सामने चंगाई मेले लगाने वाले, समझ गए कि नहीं? अगर आप ना जागे, चंगाई मेले लगाने वाले यूरोप से आकर के हमारे घर के अंदर बैठ करके हमारे ही गरीब परिवारों के लोगों को बहका करके, फुसला करके, गुरुओं की इस नगरी से, गुरु की इस भूमि से, गुरुओं के शिष्यों को अपने साथ ले जाने का इतना बड़ा षड्यंत्र चला रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं और हम जाग नहीं पा रहे। आप समझ लेना कि अगला नंबर आपका ही है। कश्मीर में 1990 में जो कुछ हुआ था, 1947 में जो कुछ हुआ था, अगर आप अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, आप अपने बच्चों को उनके कारणों तक नहीं ले जाते हैं, आप समझ लेना कि आप अपने बच्चों को वैसी घटनाओं के लिए अपने आप झोंक रहे हो। आप नहीं बताते कि आग कैसे लगी थी, आप नहीं बताते कि आग को कैसे काबू पाया गया था, आप नहीं अगर उनको बताते 1990 में क्या हुआ था। मैं माफी करना चाहता हूं, बहुत बच्चों से मेरी बात होती है जिनकी आयु 20, 22, 25 साल है, विजयानंद जी, मैं उनसे पूछता हूं बेटा आपको मालूम है 1990 के अंदर कश्मीर में क्या हुआ था? उसको नहीं मालूम बेटी को। हैरानी की बात यह होती है कि जिन परिवारों को 90 में छोड़ करके आना पड़ा था, उनके बच्चों को भी उनको नहीं मालूम कि 90 में हमारे साथ कश्मीर में क्या हुआ था। ये तो भला वो फिल्मकार का जिसने फिल्म बना दी। बंधुओं, आने वाला समय चुनौतियों का समय है। 75 साल आजादी के हो चुके हैं। 75 साल की आजादी में हमने बड़ी मेहनत से आजादी पाली थी, अमृतसर की बड़ी कुर्बानियां थी, सब कुछ हमारे सामने। लेकिन क्या आगे भी आजाद रहने के लिए हमने तैयारी कर ली है या नहीं? अगर हमने तैयारी नहीं करी, समझ लेना कि आप अगली किसी ना किसी इसी तरह के पार्टीशन के लिए, आज मैं सुबह अभी दोपहर को पार्टीशन म्यूजियम देख के आया हूं जो आपके अमृतसर में नया बना है। मैंने वहां यह नोट लिखा है कि अगर इस पार्टीशन म्यूजियम को देखने के बाद भी हम सजग नहीं होते तो समझ लेना कि हम अगले पार्टीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। पार्टीशन विचारों से होगा, विचार बदले जा रहे हैं तेजी से आपकी आने वाली पीढ़ी के। आपके आने वाली पीढ़ी को यह बताने से बचा जा रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। दुख होता है हमारा बच्चा सेंटा क्लॉज को जानता है, ये नहीं जानता गुरुओं के 2 बच्चों के साथ क्या हुआ था, नहीं जानता। अभी बाबूजी ने मेरे को एक पुस्तक दी, मैं इन बच्चों से किसी से भी पूछ लूं, ये बेटा क्या नाम है बेटा आपका? हैं? अनुराग बेटा यहां पर बैठा है। मैं गारंटी देकर कहता हूं, हो सकता है मैं चाहता हूं मेरी गारंटी फेल हो जाए। बेटे वीर हकीकत राय को जानते हो क्या? देखो, मैं गलत नहीं कह रहा था आपसे। जिस कौम की वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों को, जिनके कारण से हम बच करके यहां पर बैठे, नहीं तो शायद हमारे भी ये सब चीजें कट करके कहीं और होते हम आज भी, यदि उनको भूल जाती है, समझ लेना कि फिर दोबारा से उन घटनाओं को आने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे होते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पता वीर हकीकत राय कौन था, क्योंकि उसकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया। मेरे बच्चों को नहीं पता हमारे गुरु साहबानों के 2 साहिबजादों को कैसे दीवारों में चुन दिया गया था। बताना कितने बच्चों को मालूम होगा? हो सकता है पंजाब की धरती के कुछ बच्चों को मालूम हो, नहीं मालूम होगा। फिर बताओ, जब दोबारा से ऐसी घटना आपके सामने आकर के खड़ी होगी, कैसे मुकाबला करोगे आप? मुझे माफ करना, जो हम धन कमा रहे हैं, जो हम कोठी बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं,
ये कब तक आपके होंगे इसकी चिंता अगर आज आप नहीं करोगे तो कल करने वाला कोई होगा नहीं। पाकिस्तान में रहने वाले कभी ये नहीं सोचते थे कि हमें भागना पड़ेगा। अफगानिस्तान में रहने वाले कभी ये नहीं सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर के हमें अभी अफगानिस्तान से 2 साल पहले 1.5 साल पहले भागना पड़ेगा। कभी कोई नहीं सोचता था, किसी के मस्तिष्क में बात आती ही नहीं थी। मैं वहाँ पत्र पढ़ रहा था आज पार्टीशन म्यूजियम में, वो लिख रहे थे हमने सोचा था महीने 2 महीने के अंदर सब चीज़ ठीक हो जाएगी, अभी जा करके वहाँ पर आ जाएंगे। मेरे मित्र तो सारा सामान जो कीमती था ले आए, मैं सामान नहीं ला पाया, आज तक दोबारा से वो वहीं रह गया, सब कुछ वहीं रह गया। बंधुओं, तैयारी कर लो, और तैयारी में ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ बताऊंगा भैया, बहुत ही छोटी सी चीज़। पहली तैयारी, आने वाली पीढ़ी को इतिहास बता दो। उसको फिल्म हम दिखाते हैं, सीरियल दिखाते हैं, मेले घुमाते हैं, दुनिया घुमाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये बताने से बचते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए पहला निवेदन मेरा इतना सा है, आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास बता दो। चाहे आर्य समाजों के अंदर उनकी क्लासेस लीजिए, चाहे आर्य समाजों में ऐसी कथाओं में वेद के मंत्रों का पाठ अगली बार हो जाएगा, पहले अपने इतिहास को जानकारी होना हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। एक निवेदन पहला। और दूसरा निवेदन, हमारे परिवारों में रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। अभी पता लगा पति जी के 4 बेटे, 4 क्यों जी, तो 8 थे ना आपके, हाँ बेटा बेटी, अब 2 रह गए हैं। देखो पहले 8 थे, अब 2 हैं, अगले में पता लगेगा 1 है। ये अपने आप नहीं हो रहा बंधुओं, कहीं गलतफहमी में मत रहिएगा कि अपने आप हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। आपकी जनसंख्या को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अंग्रेजों ने 250-300 साल राज किया था यहां पर, यह सोच करके कि हम हजारों सालों राज करेंगे। आर्य समाज वो संस्था थी जिनके कारण से नए क्रांतिकारी आंदोलन करने छोड़ना पड़ा था, लेकिन उनकी वो टीस गई नहीं कि ये देश हमारे हाथ से निकल कैसे गया। इसको वापिस अपने हाथ में लाने के लिए एक षड्यंत्र चलाया गया। हम उसको षड्यंत्र को समझ के सुन गए। काफी लोगों ने नहीं सुना, केवल हमें सुनाई दिया, उनको नहीं सुनाई दिया। धैर्य से सुन लीजिएगा, आने वाले समय में बहन और भाई के संबंध नहीं होंगे, बहन ही नहीं होगी या भाई नहीं होगा, एक होगा। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफी, जीजा साली, सब संबंध समाप्त, सारे रिश्ते समाप्त। दुख होने पर, दुखी होने पर बोलो किसको याद करते हो सबसे पहले? इन्हीं में से किसी रिश्ते को याद करते हो, होगा ही नहीं। कभी विचार किया आपने? इसलिए सार्वदेशिक सभा से एक नारा है, विचार करना आप। हर चीज़ मेरे विचार की जिम्मेदारी नहीं है, अपने सबने अपनी सत्ता को बना करके रखना, अस्तित्व को बना करके रखना। इसलिए रिश्ते बचाइए, एक ही नारा मैं दूंगा, रिश्ते बचाइए। आज सुबह इस एक आर्य समाज में गया था, उनके 2 बेटे 2 बेटी थी। मैंने कहा आपको सबसे बड़ी बधाई, क्योंकि 2 बेटे 2 बेटी होने में ही सारे रिश्ते बनते हैं, बाकी 3 में भी पूरे नहीं होते। फिर भी मैं कहता हूं जितने हो उतने तो रहो। ये एक का जो फैशन चल पड़ा, इससे हमें बचना होगा, बचाना होगा। कम से कम बोलता हूं, अगर कम से कम की स्थिति हो तो कम से कम 2 की स्थिति से नीचे मत जाना, अपना कोई परिवार मत जाने देना। ये बड़ों की भी जिम्मेदारी है, छोटों की भी जिम्मेदारी है, जिनका परिवार इस समय आगे लाइन पर चल रहा है। एक निवेदन। और दूसरा निवेदन सुन लीजिए, यह देश आपका तब तक है जब तक आपका व्यापार आपके हाथ में है, और जब तक आपकी जमीनें आपके हाथ में, तब तक यह देश आपका है। उसके बिना यह देश आपका ना था ना होगा। अब हो क्या रहा है, आप अपने आप कैलकुलेशन करना, अपने आप, मैं नहीं बोलता। आज से 50 साल 30 साल पहले आपकी खेती की जमीनें थी कि नहीं थी? यहां से हाथ लगाना जी, हाँ जी, थी कि नहीं थी भाई साहब? थी जी। किन किन की थी 30 साल पहले? खेती की जमीनें किन किन की थी, किन के पास थी? 10 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघे, कुछ तो थी हैं? शहरी परिवार है, फिर भी गांव में आपकी जमीनें थी। आज किन की है? नहीं है। जिनकी शहरों में, उनकी गांव में जमीनें थी, आज नहीं है। जमीनें किन्होंने ले ली आपकी? विवेक जी नहीं बताएंगे। विवेक जी किसने ली जमीनें? हैं? सुनिए, जिनके 2 हैं उन्होंने जमीनें बेची, जिनके 5 हैं उन्होंने जमीनें खरीदी। बड़ी सीधी कैलकुलेशन है, इसके लिए लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बंधु, अपने आप कागज पर लिख लेना। पंजाब के 70% परिवार, मैं नहीं कह रहा आपका आंकड़ा कह रहा, आपका पंजाब का आंकड़ा कहता है, 70% परिवारों के बच्चे विदेश में हैं। एक बच्चा कोई ना कोई विदेश में है। जब बच्चा विदेश में जाएगा, माँ बाप बूढ़े होंगे, वो कहां जाएंगे? बोलो कहां जाएंगे भाई साहब?
पीछे जाना पड़ेगा, मजबूरी है। बच्चों की भी जरूरत है, वो आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपको सम्मान देना चाहते हो, यहां नहीं आ सकते, आपको वहां बुलाएंगे। आपकी कोठी किसके हाथ में जाएगी? बोलो, ईमानदारी से सोच के बोलो, किसके हाथ में जाएगी? जिसके 5 होंगे उसके हाथ में जाएगी। उसकी जरूरत है, आपकी जरूरत खत्म हो चुकी है। आपका व्यापार किसके हाथ में जाएगा सोच लेना, आपकी जमीनें किसके हाथ में जाएंगी सोच लेना। हर बैठा जहां पे व्यक्ति बैठा, हर व्यक्ति आराम से धैर्य से सोच लेना, आपकी जमीनें आपके हाथ में नहीं होंगी, आपका व्यापार आपके हाथ में नहीं होगा। निचले स्तर का व्यापार तो आज भी आपके हाथ में नहीं रहा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ जी, ये सिलवाने कहाँ जाते हो, ये कटवाने कहाँ जाते हो, अपने आप सोचना, आपके हाथ में नहीं है। सब्जी खरीदने कहाँ जाते हो, आपके हाथ में नहीं है। सब व्यापारी वर्ग यहाँ पर बैठा, धैर्य से सोच लेना, आपकी गलियों में बाजारों में काम करने वाला कौन आज आ चुका है। आपका व्यापार, आपका परिवार, आपकी जमीन अगर आपकी नहीं है, देर सवेर ये देश भी आपका नहीं रहेगा। अगर इस चिंता को आज आपने नहीं सोचा, इस चिंता को आज आपने अपना एजेंडा नहीं बनाया, आने वाले समय में आप एजेंडा बनाने लायक रह भी जाएंगे कि नहीं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आर्य समाज अमृतसर से जुड़े जितने महानुभाव यहाँ पर हैं, बहुत ही चिंतन करने वाले, चिंता करने वाले लोगों में से एक हैं। अमृतसर एक शहर ऐसे लोगों का माना जाता है जो हर दृष्टि से जागरूक परिवारों के लोग हैं। इसलिए इस चीज़ की चिंता और चिंतन करने के लिए अलग से कभी बैठना, विचार करना कि हम एक पार्टीशन सह चुके, अगले पार्टीशन की हम बिल्कुल भी कल्पना करना भी नहीं चाहते। इस विचार को लेकर के आज पथिक जी को हम स्मरण करें, वे भी सियालकोट के थे, आना पड़ा था यहाँ पे। उन परिस्थितियों की आज मैं चर्चा नहीं करता हूँ। पुनः 84वें जन्मदिवस के अवसर पर जो आप लोगों ने एक इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और मुझे आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य इस बहाने के कारण से मिल गया, इसके लिए तो मैं भाई जी का धन्यवाद करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अमृतसर में आर्य समाज, जितने भी आर्य समाजें हैं, जितने भी यहाँ पे परिवार बैठे हैं, जितना भी आर्य परिवार बैठे हैं, आर्य समाज को मजबूत करते जाओ, करते जाओ। क्योंकि आर्य समाज मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा तो आपका देश आपका रह जाएगा, अन्यथा देश आपका रहने वाला नहीं। तो मैं केवल एक पैराग्राफ गाऊंगा, ज़्यादा नहीं। अब मुझे नहीं पता ये मैचिंग कितनी हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी, भाई उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि भजन संध्या में बुलाया है तो कम से कम भजन गाने का छोटा सा अवसर ज़रूर ले लेता हूँ। जितनी बातें मैंने कही हैं अनुभव के आधार पर, जिम्मेदारी से कही हैं। चिंतन आप सब लोग जरूर करिएगा। आने वाले समय में महर्षि दयानंद के 200वें वर्ष के आयोजन होने हैं। 2024 में महर्षि दयानंद का 200वां जन्मदिवस आने वाला है। 2018 के सम्मेलन में राकेश मेहरा जी और आपकी पूरी टीम ने बहुत बढ़े चढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में भागीदारी की थी। इस अवसर पर भी पुंछ से लेकर के केरल तक और आसाम डिब्रूगढ़ से लेकर के कटक तक बहुत बड़े बड़े और दुनिया भर में आयोजन होने वाले हैं। कोरोना के कारण से चीज़ें आगे सामने नहीं आ पाई थी, अब आपके सामने आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अमृतसर का एक एक आर्य परिवार पूरी मजबूती से महर्षि दयानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन 3 सालों का उपयोग करेगा। और 2025 में आर्य समाज के 150वां वर्ष होने वाला है। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर ओ मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अरुण जैसे योद्धा कृष्णनी से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद हो, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे,
भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है और आर्य समाज का आज़ादी में योगदान था, हर व्यक्ति जानता है। आपका ये शहर तो आज़ादी के क्रांतिकारियों का शहर था। एक गीत की पंक्ति एक ही गाऊंगा। मैं भी देख रहा हूँ, लोग घड़ियाँ देख रहे हैं, मैं भी मानता हूँ भाई बहुत दूर से आया हूँ केवल इसके लिए आया हूँ, दूसरा कोई काम नहीं था। सुनना भाई। आज़ादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए हो। आज़ादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़, ये उनकी कहानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, आज़ादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए हो। आज़ादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए, ये उनकी कहानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद है क्या वीरों चित्तौड़ की वो कहानी? तुम्हें याद है क्या वीरों चित्तौड़ की वो कहानी? जिंदा जली जहाँ पर 14,000 रानी, जिंदा जली जहाँ पर 14,000 रानी। नारा जय हिंद की ना बुलंद जो अब तक निशानी है। सुनो नौजवान, आज़ादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए हो। आज़ादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए, ये उनकी कहानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान। धन्यवाद।